हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें हर एक चैप्टर को हम बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर पूरा कवर कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर के भी हम 6 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज सेकंड चैप्टर का हमारा लास्ट डे है, डे नंबर 7, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी के टाइप्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कंपनी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा कंपनीज होती क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, उनके मेरिट्स क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। अब देखते हैं कंपनीज होती क्या हैं। कंपनी जब हम बनाने लगेंगे तो स्टूडेंट्स 2 टाइप की कंपनीज होंगी, एक प्राइवेट कंपनीज और एक पब्लिक कंपनीज। नाम से ऐसा लग सकता है कि शायद प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट सेक्टर के अंडर आती हों और पब्लिक कंपनी शायद पब्लिक सेक्टर के अंडर आती हों, बट ऐसा नहीं है। दोनों ही कंपनीज प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती हैं, बट डिफरेंस क्या है? अगर हम बिजनेस को लार्ज स्केल पे लेके जाना चाहते हैं, पार्टनरशिप से ज्यादा लार्ज स्केल पे लेके जाना चाहते हैं, सपोज पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 अलाउड थे, हम 50 से ज्यादा लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, बट स्टिल हम जनरल पब्लिक के पास पैसा मांगने नहीं जाना चाहते, हम उसको अनलिमिटेड लेवल तक नहीं लेके जाना चाहते। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे बस 200 मेंबर्स हो, उससे ज्यादा ना हो। तो उसके लिए फिर एक प्राइवेट कंपनीज ओपन करते हैं। प्राइवेट कंपनीज के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो 2 हैं। कम से कम 2 लोगों के साथ आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हो, और मैक्सिमम के ऊपर भी उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। मैक्सिमम उसके अंदर हो सकते हैं 200, ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर्स हो सकते हैं। तो मतलब हम लार्ज स्केल पे तो काम करना चाह रहे हैं, बट बहुत ज्यादा अनलिमिटेड लेवल पर काम को नहीं लेके जाना चाहते। तो वहां हमारे लिए एक ऑप्शन है कि हम प्राइवेट कंपनी बना लें। प्राइवेट कंपनी नॉर्मल पब्लिक के पास पैसे मांगने नहीं जा सकती, मतलब इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू परचेज द शेयर। उसके अपने ही मेंबर्स हैं, उन्हीं के बीच में शेयर्स को इश्यू करा जाएगा, और शेयर्स को ट्रांसफर करने के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी कि हम आसानी से अपने शेयर्स को सेल भी नहीं कर सकते। और प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे लिखना होता है प्राइवेट लिमिटेड। आपने कई कंपनीज के नाम के आगे देखा होगा प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, तो वो प्राइवेट कंपनीज हैं। बट अगर हम बिजनेस को बहुत ज्यादा अनलिमिटेड स्केल पे लेके जाना चाहते हैं तो वहां पर हम पब्लिक कंपनी बनाएंगे। पब्लिक कंपनी के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो हमें चाहिए 7, कम से कम 7 लोग चाहिए पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। और मैक्सिमम अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसमें अनलिमिटेड है, मतलब आप लाखों करोड़ों लोगों से पैसा लेना चाहो तो आप लाखों करोड़ों लोगों से पैसा ले सकते हो। और पब्लिक कंपनी को अपने आगे खाली लिमिटेड वर्ड लिखना पड़ता है, उसको पब्लिक लिमिटेड पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली लिमिटेड। प्राइवेट कंपनीज को प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनीज को लिमिटेड। और लास्ट हमने टॉपिक में डिस्कस करा था कि कंपनी को जो चला रहे हैं वो डायरेक्टर्स चला रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, पब्लिक कंपनीज के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। तो बेसिकली दोनों ही कंपनीज हैं, बट प्राइवेट कंपनी थोड़ा कम स्केल पे काम करा जा रहा है, जहां हम नॉर्मल पब्लिक से पैसे मांगने नहीं जा रहे हैं। पब्लिक कंपनी जो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे काम करा जा रहा है, जब हम नॉर्मल पब्लिक से भी पैसे मांगने जाते हैं। तो देखते हैं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर द शेयर्स। मैंने अभी आपको बताया प्राइवेट कंपनी के अंदर मेंबर्स अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनके राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। देन हैज अ मिनिमम ऑफ 2, अभी मैंने आपको बताया कम से कम 2 मेंबर्स होंगे, एंड मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को हटा दिया जाए, एम्प्लॉइज को मेंबर्स नहीं माना जाता। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स। तो कम से कम 2 शेयर होल्डर्स, ज्यादा से ज्यादा 200 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। इट डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट सिक्योरिटीज, वो मैंने आपको बता दिया, हम नॉर्मल पब्लिक के पास पैसे मांगने नहीं जा सकते, उनको इनवाइट नहीं कर सकते कि आप हमारे यहां पैसा लगाओ। एंड इट इज नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट कंपनीज को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना पड़ता है। तो ये प्राइवेट कंपनीज हैं जिसमें शेयर्स को ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, पब्लिक से पैसा मांगने के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं।
देन पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो बड़ा आसान सी डेफिनेशन एनसीईआरटी में दे रखी है। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो बड़ा सिंपल सा है, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। एज पर कंपनीज एक्ट अ कंपनी पब्लिक कंपनी इज वन विच हैज अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स, कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, एंड नो लिमिट ऑन मैक्सिमम मेंबर्स, और उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर द सिक्योरिटीज, अगर उन्होंने अपने शेयर्स को बेचना है उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज, और पब्लिक को अगर हम इनवाइट करना चाहते हैं अपनी सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए, अपने शेयर्स को खरीदने के लिए, तो हम पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज आल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। सपोज एक पब्लिक कंपनी है, उसने किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, तो उस प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी कहा जाएगा, और वो प्राइवेट कंपनी भी फिर पब्लिक कंपनी बन जाएगी। है तो प्राइवेट कंपनी, बट उस प्राइवेट कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा शेयर्स पब्लिक कंपनी के पास हैं। देन दैट प्राइवेट कंपनी विच इज द सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल आल्सो बिकम अ पब्लिक कंपनी, उसको भी फिर हम पब्लिक कंपनी ही कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, जब प्राइवेट कंपनीज बन रही हैं तो उसको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं जो प्राइवेट कंपनीज को तो अलाउड है लेकिन पब्लिक कंपनीज को अलाउड नहीं है। पहला बेनिफिट है, इट कैन बी फॉर्म्ड ओनली विद 2 मेंबर्स। एक बेनिफिट दे दिया गया कि 2 मेंबर से शुरू कर सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 मेंबर्स की जरूरत है। तो एक प्राइवेट कंपनी का एक बेनिफिट है, उसको एक प्रिविलेज दिया गया कि आप 2 मेंबर से भी अपनी कंपनी बनाना चाहो तो बना सकते हो। देन देयर इज नो नीड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस एज पब्लिक इज नॉट इनवाइटेड टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स। जब भी हमने पब्लिक को शेयर्स बेचने होते हैं तो पब्लिक को इनवाइट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है जिसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक से पैसे मांगने जाएगी ही नहीं, जब पब्लिक से पैसे मांगने ही नहीं जाना तो हमें प्रोस्पेक्टस भी इशू करने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि पब्लिक कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना है, उसको पब्लिक को शेयर्स इशू करने हैं, तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यहां पर बच्चे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी मार्केट में शेयर्स को इशू करा जाता है तो एक 90% की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि कम से कम 90% शेयर्स आपके मार्केट में बिकेंगे तभी आप शेयर्स को इशू कर सकते हो। जैसे एक पब्लिक कंपनी सपोज 1 लाख शेयर्स मार्केट में ऑफर कर रही है, तो कम से कम 90,000 शेयर्स, 90,000 शेयर्स के लिए अगर पब्लिक अप्लाई करेगी तभी हम शेयर्स इशू कर पाएंगे, अदरवाइज हम शेयर्स इशू नहीं कर पाएंगे। उसको हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट कंपनी के अंदर 90% शेयर्स बिकने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। जबकि जैसे ही उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, रजिस्टर्ड होते ही प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं, उनको 90% बेचने की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जबकि पब्लिक कंपनी को जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा उसके बाद वो मार्केट में शेयर्स ऑफर करेंगे, और कम से कम 90% शेयर्स अगर बिकते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलती है, तभी पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है, अदरवाइज पब्लिक कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। देन अभी मैंने आपको बताया प्राइवेट कंपनी नीड्स टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी 2 डायरेक्टर से काम चला लेगी, जबकि मिनिमम डायरेक्टर्स जो पब्लिक कंपनी में चाहिए वो 3 चाहिए, एटलीस्ट 3। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स कम से कम चाहिए, लेकिन दोनों में ही मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 15 हो सकते हैं। 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स ना तो प्राइवेट कंपनी रख सकती है ना ही पब्लिक कंपनी रख सकती है। उसके अलावा एक इंडेक्स ऑफ मेंबर्स करके डॉक्यूमेंट्स बनता है जिसमें सारे मेंबर्स की लिस्ट मेंटेन करनी पड़ती है। प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी को इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में काफी सारे प्रिविलेजेस दिए गए हैं, काफी सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं। द नेक्स्ट टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। डेफिनेशन से, प्रिविलेजेस से सारे डिफरेंसेस आपको क्लियर हो जाने चाहिए। मेंबर्स, पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 के रिस्ट्रिक्शंस हैं। 200 ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। डायरेक्टर्स मैंने आपको बताया, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स की जरूरत है, जबकि पब्लिक कंपनी में प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर्स चाहिए। पब्लिक कंपनी के अंदर आपको कम से कम 3 डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है।
इंडेक्स ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है, पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है, उनको उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जबकि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। इन्विटेशन टू द पब्लिक, पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स और डिबेंचर्स। पब्लिक कंपनी अगर मार्केट में शेयर्स इश्यू करती है या डिबेंचर्स इश्यू करती है तो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदने के लिए, जबकि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज। प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं होता, वो नॉर्मल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमने 5 टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस करी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज। अगर मैं मेन करूं तो इसमें जो 3 सबसे मेन निकल के आती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब क्वेश्चन अराइज होता है, जब रियल लाइफ में हम किसी अपनी बिजनेस को शुरू करेंगे तो हम कौन सी फॉर्म को चूज करें, वेदर वी शुड सेलेक्ट सोल प्रोप्राइटरशिप और वी शुड सेलेक्ट पार्टनरशिप और वी शुड गो फॉर द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी चॉइस पे इफेक्ट डालेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। 6-7 फैक्टर्स है जिसका आप ध्यान में रखोगे, जिसके बेसिस पर आप सेलेक्ट करोगे कि मुझे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना है। पहला फैक्टर है कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप। उसको सेटअप करने पे कितना खर्चा आएगा, कितनी आसानी से। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ रखा है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप को सेटअप करना बड़ा आसान होता है, ज्यादा खर्चे नहीं होते। कंपनी अगर आपको बनानी है तो उस पर खर्चे भी ज्यादा करने पड़ेंगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आसानी से बिजनेस बन जाए तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप को प्रेफर कर लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुश्किल हो बिजनेस बना एस्टैब्लिश करने में, खर्चे ज्यादा हो जाएं, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कंपनी के लिए जा सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव वे ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। द लीगल रिक्वायरमेंट्स आर मिनिमम एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस इज स्मॉल। सबसे आसान, सबसे सस्ता जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप को शुरू करना है। पार्टनरशिप के अंदर भी लीगल फॉर्मेलिटीज कम है, खर्चे कम है। कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनीज बनाओगे वो बड़ा लेंथी प्रोसीजर है और एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। तो अगर हम इनिशियल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप इन्वॉल्व्स लीस्ट एक्सपेंडिचर। सोल प्रोप्राइटरशिप में कम से कम खर्चे हैं। कंपनीज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व्स ग्रेटर कॉस्ट। कंपनी को बनाना ज्यादा मुश्किल है और उसमें खर्चे भी ज्यादा होंगे। देन लायबिलिटी, ये आपको अब तक बड़े अच्छे से पता हो जाना चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कंपनीज के अंदर और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर लायबिलिटी लिमिटेड है। तो अगर आप चाहते हो लायबिलिटी ज्यादा ना हो, लिमिटेड हो, तो आप कंपनी बना सकते हैं। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म्स, द लायबिलिटी ऑफ ओनर्स और पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में खाली कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज में लायबिलिटी लिमिटेड है। तो अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जिनको लायबिलिटी के बारे में सोचना है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोर सुटेबल एज द रिस्क इन्वॉल्व्ड इज लिमिटेड। तो कंपनी सबसे ज्यादा सुटेबल है क्योंकि इन्वेस्टर्स का उसमें जो रिस्क होगा वो लिमिटेड रहेगा, उनकी लायबिलिटी जो रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। देन कॉन्टिन्यूटी, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर सोल प्रोप्राइटर को कुछ हुआ, पार्टनर्स को कुछ हुआ, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें या ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज की बात करें तो उसमें कॉन्टिन्यूटी है। अगर मेंबर्स को कुछ हो भी जाए तो बिजनेस चलता रहेगा। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म इज अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ द ओनर्स। ओनर को कुछ भी हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का बिजनेस बंद हो जाएगा। But such factors do not affect the continuity of business in case of joint Hindu family business, cooperative societies and companies. Joint Hindu family business में, cooperative societies में, companies में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमें परमानेंटली स्ट्रक्चर एक चाहिए, परमानेंट चाहते हैं कि कंपनी हमारा बिजनेस चलता रहे, कंपनी ज्यादा सुटेबल है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको काम करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में आप जा सकते हैं। देन मैनेजमेंट एबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटर मैनेज कर रहा है जिसकी मैनेजमेंट एबिलिटी बड़ी लिमिटेड है। पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर्स मैनेज कर रहे हैं, उनकी भी मैनेजमेंट एबिलिटी लिमिटेड है। बट कंपनी के अंदर आप स्पेशलिस्ट लोगों को लेके आ सकते हो, तो कंपनी में मैनेजमेंट एबिलिटी ज्यादा अच्छी है।
So a sole proprietor may find it difficult to have expertise in all the functional areas of management. Sole proprietor को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती. In other forms like partnership and company, there is no such problem. Partnership में काफी सारे लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Division of work among the members in such organizations allow the managers to specialize in specific areas, leading to better decision making. अलग अलग लोग अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, जिससे ज्यादा अच्छे डिसीजन ले जाएंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन अगर कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो कंपनी ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में इतनी एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं होगी. देन कैपिटल कंसीडरेशन, वो आपको पता है कंपनीज में सबसे ज्यादा पैसा रेज कर सकते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा पैसा अवेलेबल नहीं है. तो कंपनीज आर इन द बेटर पोजीशन टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स. कंपनी बहुत ज्यादा पैसा रेज कर सकती है शेयर्स इशू करके. पार्टनरशिप फर्म्स में भी पैसा ज्यादा है बट लिमिटेड है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में तो बहुत कम है. तो अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज है, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे काम करना चाह रहे हैं, कंपनी सबसे ज्यादा सुटेबल है. जबकि मीडियम और स्मॉल बिजनेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का बिजनेस हम कर सकते हैं. देन डिग्री ऑफ कंट्रोल, कितना कंट्रोल चाहिए. अगर हम कंपनी अपने बिजनेस में पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं सारा डिसीजन हमारे हाथ में हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप करें. अगर हमें फर्क नहीं पड़ता, हम कंट्रोल नहीं करना चाहते क्योंकि कंपनी के अंदर ओनर्स के हाथों में कंट्रोल नहीं होता, तो हम कंपनी शुरू कर सकते हैं. तो इफ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस एंड एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी प्रेफर्ड. अगर एक इंडिविजुअल चाहता है सारा कंट्रोल उसका हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू कर ले. ओनर्स को लगता है कि हम कंट्रोल शेयर कर लेंगे, डिसीजन मेकिंग को भी शेयर कर लेंगे, तो पार्टनरशिप या कंपनी को हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में काफी सारे लोगों के बीच में पावर शेयर हो रही है, कंपनी में भी डिसीजन मेकिंग शेयर हो रही है. तो अगर हमें कंट्रोल शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन गो फॉर पार्टनरशिप एंड द कंपनी. बट if we want complete powers to be in the hand of one person only, we should go for sole proprietorship. The last one is nature of business. अगर आपको चाहिए डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट कस्टमर्स के साथ, तो वो जैसे ग्रोसरी स्टोर्स है और कोई बिजनेस है जिसमें डायरेक्ट पर्सनल के साथ कॉन्टैक्ट की जरूरत है, वहां सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा सुटेबल है. बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां कोई डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, वहां आप कंपनी को फॉलो कर सकते हैं. और ऐसे जहां प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए, जैसे सलून्स हैं, इस टाइप की चीजें हैं, तो वहां पार्टनरशिप फॉर्म ज्यादा सुटेबल है. तो अलग अलग बिजनेसेस के अंदर जहां कस्टमर के साथ डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट की जरूरत है, वहां आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर सकते हैं. जहां लगता है कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, बहुत लार्ज स्केल पे हमने काम करना है, वहां आप कंपनी के लिए जा सकते हैं. और जहां लगता है कि प्रोफेशनल सर्विसेज देने की जरूरत है कस्टमर्स को, वहां पर आप पार्टनरशिप के लिए जा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे कि आप किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे. पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, कंपनी में जाएंगे. कंट्रोल बहुत ज्यादा चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में जाएंगे. लायबिलिटी लिमिटेड चाहिए, कंपनी में जाएंगे. तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड, जिस चीज पे डिपेंड करेगा कि हम किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. उम्मीद है आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा. नोट्स आप साथ के साथ बनाते रहिए, लर्न साथ के साथ करते रहिए, जिससे कि एग्जाम के अंदर आप बड़े अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकें. थैंक यू स्टूडेंट्स.